अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की डेट के हवाले से हेयरिंग उन्होंने उसको केस को भी उठा लिया है और उसकी अब समाअत भी होनी है, जिसपे इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक कहना चाहिए कि एक खबर ये आई है कि शायद मुमकिन तौर पर 28 जनवरी बरोज़ इतवार हम आम इंतखाबात का इनकाद करा देंगे, लेकिन हतमी तारीख डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट पे देंगे, ये इत्तलात है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ और केसेस भी थे, जैसे नैब का केस था। हमें आपको पता है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिस दिन जा रहे थे उस दिन उन्होंने वो कर दिया था कि जी अब ये तमाम केसेस खुल जाएंगे। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा फैसला आया, एक बहुत बड़ा फैसला आया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत नहीं है, जो भी केसेस होंगे सिविलियन कोर्ट्स में चलेंगे। तो जो ये दो केसेस हैं, इस पे जो केयर टेकर सेटअप है उसने ये भी कहा कि जी हम इस पे नजरसानी की अपील पे जाएंगे। ये और उसके अलावा बहुत कुछ जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, जो केसेस हो रहे हैं इमरान खान साहब पर। आज आपको शायद हैरत हो कि मैं इमरान खान साहब का नाम ले रही हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी कि मैं क्यों ले रही हूँ। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से, क्योंकि उनके हवाले से भी कहा गया कि जिस तरह से वो आए और जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल मिला, जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तय हो गया है कि वो ही वजीर आजम बनेंगे। और दीगर पार्टी, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं, तो उन्होंने कहा है कि जी ये लाडला प्लस है, और जो निगरान सेटअप है उनको वो उसके हवाले से भी वो कहते हैं केयर टेकर नहीं, ये चेयर टेकर है। बहुत सारी चीजें जो हमें जाननी है। मुर्तजा सोलंकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में सब मौजूद हैं, जो कि फेडरल प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सर, मैंने वैसे सीनियर जर्नलिस्ट तो आप हैं, उससे हमारी एक अपनी वो भी बनती है ना थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल, लेकिन पता है मेरे मुंह से प्राइम मिनिस्टर क्यों निकल गया। हो सकता है अगले प्राइम मिनिस्टर भी आप बन जाए, कोई चांसेस हैं सर? नहीं, बात दफा मुंह से निकले भी बात सही भी हो जाती है। इसका कोई चांस नहीं है, और गलती लोगों से होती है, आपसे भी हुई, मुझसे भी हर रोज़ होती है। हम गलतियों से मुबर्रा नहीं हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। चलें, मैंने कहा बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है ना कि कहीं भी बात सच भी साबित हो जाती है, तो चलें अल्लाह करे। सर, ये पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें नाराज़ नज़र आ रही है, और वो नाराज़ किस बात पर है? कभी वो जो केयर टेकर सेटअप है उसको चेयर टेकर सेटअप कहती है, फिर वो कहती है नवाज शरीफ साहब की वापसी पे कि ये तो सिलेक्टेड, एक और सिलेक्टेड आ गया, कांधा वही है, ये भी सिलेक्टेड है। वो कहते हैं ये लाडला प्लस है, और बंदूकों के जो रुख है, तोपों के रुख, वो निगरान सेटअप की तरफ है। क्या शिकायतें कभी आपने पूछने की, जानने की, खोजने की कोशिश की? मैंने न बंदूकें देखी हैं, न बंदूकों का रुख निगरान हुकूमत की तरफ देखा है। आप कह रही हैं सर वो चेयर टेकर सेटअप कहते हैं। देखें, मुझे नहीं मालूम कि वो नाराज़ हैं या नाराज़ दिखाई देते हैं, मुझे इसके बारे में भी नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन इस मुल्क में सचमुच में या वैसे किसी को नाराज़ होने का हक भी आप नहीं देंगे, तो फिर इस मुल्क में आज़ादी बहुत कम हो जाएगी। वो तो वैसे ही कम है, लेकिन नाराज होने का हक कोई वजह तो होगी ना, तो मैं तो उस वजह को जानने की कोशिश कर रही हूं। मेरे ख्याल में ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो कहते हैं निगरान सेटअप जो है वो तो नून लीग का सेटअप है। 3-4 बंदे उन्होंने नून लीग के बिठाए हुए हैं। आज तौकीर शाह साहब ने, वो कहते हैं फवाद हसन फवाद साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस्ताद नवाज शरीफ साहब के थे, फिर तौकीर शाह साहब ने तो आज रिजाइन कर दिया। एक करके आ जाए, एक एक करके आ जाए। पहले आ जाए फवाद हसन फवाद पे। वो कभी नून लीग में नहीं रहे, न कभी इलेक्शन लड़ा है, नहीं इलेक्शन कभी लगा। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो 50 लोगों के हर प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, तो वो तो एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है। और उस शख्स ने अपनी जिंदगी का ज्यादा अरसा तो पंजाब से बाहर गुजारा है। अकबर बुगटी के साथ भी काम किया है उन्होंने, बहुत सारे लोगों के साथ। कमीशन ने एतराज क्यों उठाया था? ये तो इलेक्शन कमीशन से आप खुद पूछें। और वो मामला होगी ना सर, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज उठाया और प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप इनको अपनी काबीना से फारिग करें। देखें, वो अभी मामला एक तरह से तय नहीं हुआ। एतराज उठाना और हटाना ये अलग बात है। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो निगरान किसी वजीर को हटा सके? आपके इल्म में है कि एक पूरी काबीना खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन ने हटा दी थी, आपको याद है? अभी ये माजी करीब की बात है। इलेक्शन कमीशन कमज़ोर नहीं है। उन्होंने जो एतराज़ किया था, उनके पास कोई शिकायत आई तो उन्होंने उसका नोटिस लिया, शायद वो आगे भी कोई कार्रवाई करें, वो जो कार्रवाई करेंगे
तो उस वक्त हम देखेंगे। लेकिन अभी आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं एक एक बंदे का आपको बता रहा हूँ। फवाद हसन फवाद एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट हैं। वो कभी उन्होंने पब्लिकली किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं की। और फर्ज करें कि जी वो नून लीग से, फर्ज कर लें, अभी हुकूमत गुजरी है पीडीएम की, जिसका बड़ा हिस्सा नून लीग के पास था, जिसमें खुद पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, वो भी हुकूमत में थे। तो 16 महीने की हुकूमत में अगर वो नून लीग के होते तो वो कोई बड़े वजीर बन जाते। वो 3 महीने की निगरान हुकूमत या 4 महीने की या 5 महीने की निगरान हुकूमत के वजीर क्यों बनना उन्होंने पसंद किया? वो उधर चले जाते। मैं और आगे जाऊंगा, मैं और आगे जाऊंगा। आपके इल्म में है कि इस निगरान हुकूमत से पहले एक एक्सरसाइज चल रही थी, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, आपको याद है? हाँ बिल्कुल। उसके जो रूह रवां लोग थे, जिनमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी थे, शाहिद खान अब्बासी थे, मिफ्ताह इस्माइल भी थे, एक और साहब भी थे, उनका नाम फवाद हसन फवाद है। और उनकी इन सरगर्मियों पर मुस्लिम लीग नून ने नाराज़गी का इजहार किया था बरमला, खुद मियाँ साहब ने भी, और मैंने सुना है कि मरियम नवाज़ ने भी, और मुस्लिम लीग नून ने इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा। तो वो किस तरह से वो शरीफ आदमी नून लीग का कैसे हो गया? मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी तरह से आप तौकीर शाह की बात कर रही हैं, तो तौकीर शाह भी एक ब्यूरोक्रेट था। अभी उन्होंने इस्तीफ़ा सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि जी वो इलेक्शन कमीशन ने कहा, उनकी अपॉइंटमेंट है वर्ल्ड बैंक में, आपके इल्म में है, उन्होंने जाना है, उन्होंने वैसे भी जाना है। तो मैं इन इल्ज़ामात को संजीदा नहीं लेता। मैंने 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत में डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान काम किया है। मैंने जरदारी साहब के साथ भी काम किया, मैंने गिलानी साहब के साथ भी काम किया। ऑन क्यों नहीं करती पीपल्स पार्टी? आपको भी ऑन करना चाहिए। नहीं, पीपल्स पार्टी ये वो किसको ऑन करे ना करे ये उनका मामला है। लेकिन क्या इस वजह से ये बात होगी कि मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करता हूँ मौजूदा निगरान काबीना में? हरगिज़ नहीं। मैं किसी जमात में नहीं रहा, किसी जमात के साथ मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहा। दोस्तियां मेरी हैं सब में, पीटीआई के अंदर भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी है, नून लीग। सर, इलेक्शन कमीशन की आपने बात की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है चूंकि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट पे केस है, वहां पे उनको पता है जवाब देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा है कि जी हो सकता है ज़राए से खबर से कि जी 28 जनवरी को इलेक्शन करा दिए जाए। आपको लगता है कि ये हतमी तारीख है? क्योंकि कहीं से अभी भी आवाजें उठ रही हैं कि इलेक्शन शायद ना हो अपने टाइम पे। मुझे जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने पर उतना ही यकीन है जितना इस बात का यकीन है कि इस वक्त जिन शख्सियत से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उनका नाम नादिया मिर्जा है। अच्छा जी, तो आपको इतना ही यकीन है? तो ये तो बात मुसल्लम है कि आप नादिया मिर्जा से ही गुफ्तगू कर रहे हैं जी। तो इतना ही यकीन आपको है कि 28 जनवरी को 2024 28 जनवरी का मैंने नाम जिक्र नहीं किया। हाँ, 28 जनवरी का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने जनवरी के आखिरी हफ्ते का जिक्र किया। चले, उसमें 28 भी आ जाती है। थी ना? जी जी जी, 2024 के जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, इसका आपको यकीन है? जी बिल्कुल यकीन है। और मुझे इस वजह से भी यकीन है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपने जो वादे वईद हैं वो निभाए हैं। आपको याद है उन्होंने कहा कि जी हम हल्का जो आइन की जो मंशा थी, जब मुश्तरका मफादात काउंसिल ने ये फैसला किया, हुकूमत ने नोटिफाई किया कि 2023 के जो मरदमशुमारी के नतायज हैं वही अब सरकारी नतायज हैं, तो उसके बाद उन पर पाबंदी थी कि जी वो अब हल्का बंदियाँ करें। 27 सितंबर को उन्होंने पहला मरहला मुकम्मल कर लिया, इब्तदाई फहरिस्त दे दी, अगला मरहला कल मुकम्मल हो रहा है, आखिरी मरहला कल के बाद शुरू होगा, और वो 30 नवंबर की तारीख दे चुके हैं, कट ऑफ डेट। और जब वो ख़त्म होती है तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल देना है। बिल्कुल ठीक है सर। देखें, अब मसला ये है कि चलिए अच्छी बात है कि आपको यकीन है, और इलेक्शन अगर आपको वाकई यकीन है और इतना यकीन है तो फिर हो जाएंगे। मगर ऐसे इलेक्शन, यानी एक और मुतनाज़ा इलेक्शन, वो मुतनाज़ा इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज
सिवाय नून लीग के सब ये शिकायत करने पर मजबूर हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और सब ये शिकायत और ये इंप्रेशन लेने पर मजबूर हैं कि जी जिस तरह से नवाज शरीफ साहब आए हैं तो फिर तो वो एक डील के तहत आए हैं, एक प्लान नहीं, एक लंदन एग्रीमेंट के तहत आए हैं, चौथी दफा वो वजीर आजम बन जाएंगे। उनके नताइज को तस्लीम कौन करेगा? और फिर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगले 5 साल। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप एक जमात की शिकायत की बात करें, मौलाना फजल रहमान ने कितनी शिकायतें की हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानबदार। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा है, कोट अनकोट बता रही हूँ, कि अगर कोई ये चाहता है कि हमें इलेक्शन से बाहर रखे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। फिर आप छोड़ दें 50,000 छोड़ दें जितनी भी रजिस्टर्ड है, मेन जमातों की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी, बड़ी जमातों की ना, पीपल्स पार्टी की, ANP की, JUIF की, PTI की, इन 4 बड़ी पार्टीज की बात कर लेते हैं। तो खुश कोई भी नहीं है सर। देखिए, हमारी जो लोग हैं वो किस चीज़ से खुश होंगे मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। जहाँ तक तनाज़ात की बात है वो तो तकरीबन हर इंतखाब के बारे में होते रहे। 1970 के बारे के इंतखाब पे भी तनाज़े लोगों ने बनाए, उसके बाद 1988 के इंतखाबात पे भी बनाए, फिर उसके बाद जो 90 के इंतखाबात थे उस पे भी बनाए, 93 पे भी बनाए, 97 पे भी बनाए, 2002 पे भी बनाए, 2008 पे भी बनाए, 2013 पे भी बने, 2018 तो था ही। तो सर लेकिन अभी तो वजूहात हमें दिख रही है ना। मुझे बताएं अगर PTI को लाहौर में जलसे की इजाजत मिल जाती है, वर्कर कन्वेंशन की इजाजत मिल जाती है, फिर उनके 55-60 लोगों को वहां पे इंतजामिया पुलिस जाके क्यों उठाती है? इसका कोई जवाब है? मेरे ख्याल में 50-60 नहीं थे, उससे कम थे सर। 55 तो कोर्ट हुए हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। चले मैं कहती हूँ आप कह दें 10 थे, क्यों थे? देखें, एक वाकया हुआ, ये एक छोटा सा वाकया है। बहुत सारे इस तरह के छोटे मोटे वाकयात होंगे जिसमें मकामी इंतज़ामिया कोई गलत काम करेगी, कोई ज़्यादती करेगी। बेहतर होगा कि पंजाब हुकूमत से आप पूछें कि भाई ये क्या वाकया हुआ था। सर आपने पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं, हम नहीं कर सकते, इसलिए कि वफाकी हुकूमत जो मकामी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके बारे में उनसे पूछगछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये चाहे निगरान हो या मुंतखब हो, ये आप क्या कह रहे हैं? कोई लॉ एंड ऑर्डर का वाकया हो गया था वहाँ? मुझे नहीं मालूम, आप उनसे आमिर मीर से पूछ लें या मोहसिन नकवी से पूछ लें। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें ऐसा हुआ, फ़र्ज़ कर लें एक आध कोई ज़्यादती कहीं हो जाए तो उसका हल मौजूद है। आप अदालत के अंदर जा सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। ये सारे दरवाजे खटखटाने के बावजूद भी आपको पता है जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। देखिए, बुरा वक्त तो बहुत सारी जमातों पे आया। 2018 में किस पर ये बात आपकी दुरुस्त है कि 2018 में उन पर आया, तो अब 2023 में जो है वो उन पर आ रहा है। तो फिर ठीक है, बर्दाश्त करें, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। अलीमा खान साहिबा का भी मैं आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले बताई थी, छोटा सा क्लिप है सर, अगर वो सुनने पे इसका जवाब दीजिएगा जरा। तारीख को जो इमरान खान ने जेल में कहा है, आज वो साबित हो गया। उन्होंने कहा कि लंदन में का प्लान नहीं है, लंदन का अग्रीमेंट था। जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है। उनका एक ये हिस्सा है कि इमरान खान को इलेक्शन के दौरान बाहर नहीं आने देना और शायद उसके बाद भी ना आने दें। तो ये जो सारा है उस एग्रीमेंट के तहत हो रहा है और मेरा ख्याल है कि हमें अपने कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सर लंदन प्लान के चर्चे तो बड़े सुने थे, लंदन एग्रीमेंट क्या है? मुझे एक लंदन प्लान का इल्म है, और सिर्फ मुझे नहीं आपको भी है, और मुतअद्दिद लोग जो उस अमल का हिस्सा थे वो खुलकर सामने आ चुके हैं। चाहे वो उम्मीद रखें लंदन एग्रीमेंट वाले भी खुलकर सामने आएंगे। नहीं, पहले तो आप कोई साबित करें ना। मतलब मेरी बहन जो हैं अलीमा खान, उन्होंने ये इतनी बड़ी बात की तो उनको चाहिए कि वो उसका सबूत रखें, कोई गवाह, कोई चीज़। जो लंदन प्लान था 2013 का वो तो सामने आ चुका है। चौधरी सरवर से आप पूछ लें, ताहिरुल कादरी से पूछ लें, अलीम खान से पूछ लें, बहुत सारे। वक्त का इंतजार करें जी, वक्त का इंतजार करें। नहीं, देखें,
जो सच है वो छुपता नहीं है। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ ना, वक्त का इंतजार करें ना। ये अगर ऐसा हो, मुझे नहीं लगता, मेरे सामने ऐसी कोई चीज नहीं है। 2-2.5 महीने पहले तक मैं भी सहाफी था और मेरी भी नजर थी इन चीजों पर। सहाफी तो सहाफी होता है, अभी भी सहाफी है वो। अभी आपने फिलहाल किनारा कशी इख्तियार कर ली। हाँ, मैंने जरा कोने में रख दिया है। हाँ। तो मेरे सामने ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कोई उस लंदन के मुआहदे जिसका जिक्र मेरी बहन कर रही हैं उसका कोई शायबा भी मेरे सामने आए। मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, नवाज शरीफ साहब वापस ज़रूर आ गए, लेकिन मेरी बहन से पूछें कि उनको भेजा किसने था। वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था। मेरे सामने जो हकीकत है, अब अगर आपके पास ख्वाजा आसिफ साहब का एग्जैक्ट क्लिप है तो आप चलाएं तो मैं ज़रा सुन लूँ, क्योंकि मेरे गुनहगार कानों ने वो नहीं सुना। सर अभी फौरी तौर पर नहीं है, लेकिन आई कैन व्हाट्सएप यू। नहीं, लेकिन मेरे एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। उन्होंने क्या कहा मुझे इससे गरज नहीं। अच्छा चले, मुझे गरज इस बात से है कि मेरे सामने सबूत क्या है। मेरे सामने सबूत यह है कि वफाकी काबीना जो कि आईनी कानूनी हुकूमत थी, जिसके सरबराह किबला जनाब इमरान खान थे, जी मैंने उनका नाम लिया। मैंने भी उनका नाम लिया है। उनकी क़यादत में काबीना ने यह कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल एक सीरियस मामला है, मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर फैसल, ठीक है जी। उसके बाद हमारी अदलिया, उन्होंने कहा कि जी इनको आप जाने दें 4 हफ्तों के, ठीक है। तो वो कोट लखपत या अडियाला जेल की दीवारें तोड़कर तो नहीं 4 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए गए या 4 साल के लिए गए, जाने अदालतों ने दिया और उन्होंने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन्हें मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर बात करते हैं। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद। निगरान हुकूमत क्यों चाहती है कि नैब के केसेस ना खुले? निगरान हुकूमत क्यों इस चीज की ख्वाहिशमंद है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ही जाके सिविलियंस के केसेस चलें? अगर अदालत ने एक फैसला दे दिया है तो नजरसानी अपील में क्यों जाने की ख्वाहिशमंद है? एक एक चीज पे आ जाए। मेरे ख्याल में जो मिलिट्री कोर्ट्स का आपने जिक्र किया, तो मैं ये वजाहत करूं कि अभी मुख्तसर फैसला उसका आया है, अभी उसका तफसीली फैसला नहीं आया। वो फैसला आएगा, उसको हम पढ़ेंगे, वजारत कानून मुशावरत करेगी, उसके बाद वो अपना एक मौक़िफ़, एक नुक्ता नज़र काबीना को भेजेगी, हम लोग उस पर बहस करेंगे। वफाकी काबीना के पास अख्तियार है नए कानून के मुताबिक, जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है, कि अगर 184(3) के तहत भी कोई फैसला होता है तो उस पर अपील का हक है। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो? निगरान हुकूमत क्यों चाहती है? ये निगरान हुकूमत ने ये कानून नहीं बनाया। नहीं बनाया ना। ये किसने बनाया? सर, कानून बना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। अब आप नजरसानी अपील में क्यों जाना चाहते हैं? वो फैसला अभी वो हतमी फैसला आया नहीं। ठीक है, हतमी नहीं है। जब वो आएगा तो जो अख्तियार है वफाकी काबीना का, वफाकी हुकूमत का, वो उस वक्त हम अख्तियार करेंगे। जब करेंगे तो उसके कानूनी दलाइल भी देंगे। अभी तो मैं वजीर कानून नहीं हूं, न हमने ये हतमी फैसला किया है कि हम अपील कर रहे हैं, तो मैं इसका इरादा रखते हैं। देखें, अभी इरादा तो होता है, हम वफाकी काबीना ख्वाहिश का इजहार नहीं करती, फैसले करती। छोड़ दें इसको तो भी आप तफसीली फैसले का वेट करेंगे ना। नैब पर आ जाते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि जो नैब के केसेस खुल गए हैं वो केसेस ना सुने जाएं, फाइल्स दोबारा से बंद हो जाए? उसकी तो आप लोगों ने अपील जमा भी करा दी है, 15 दिन का वक्त भी ले लिया है। आप दिफा कर लें नैब और उसके कवानीन का। मेरा ज़ाती जो मौक़िफ़ है नैब के हवाले से, किस तरीके की एहतसाब होना चाहिए, वो सब मुख्तलिफ। ज़ाती मौक़िफ़ यहाँ पे काम नहीं करना होता ना। वो ठीक है, सेटअप है, आपने डे टू डे अफेयर्स डील करने हैं, आपने इलेक्शंस कराने हैं। आने वाली पार्लियामेंट समझेगी कि जी ये फैसला सही नहीं है, वो चाहे नजरसानी की अपील में। व्हाई केयरटेकर सेटअप? देखें, ये हुकूमत है, केयरटेकर सेटअप। जी केयरटेकर। मुझे बता दें कोई आइन कानून कि जिसके तहत अदालत के किसी फैसले को चैलेंज करने का निगरान हुकूमत के पास अख्तियार नहीं है।
मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास इख्तियार नहीं है, अगर इख्तियार नहीं होता तो फिर तो मैं आपको टोटली ये कहती कि इख्तियार नहीं है, मगर मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आप ये क्यों चाहते हैं कि वो केसेस ना खुलें जिसमें करोड़ों अरबों की खुर्द-बुर्द हुई भी है? नहीं, अगर वो सही है तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम जो करोड़ों की खुर्द-बुर्द के केस खुलने के खिलाफ हैं। ये केस टू केस बेसिस जो है वो हम देखेंगे, और जब हम किसी फैसले को चैलेंज करेंगे तो उसके जो कानूनी जो लवाजमात हैं वो पूरे होंगे, और वज़ीर कानून आपके सामने जैसे मैं बैठा हूँ बैठकर बताएंगे, अदालत के अंदर भी बताएंगे, उस वक्त उस पर बात करेंगे। अभी मेरा इस पर कोई तबसरा करना बनता नहीं है। अच्छा सर, कुछ खबरें आ रही हैं काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से कि उनको ऑफेयर कर दिया, उन पे कहा जी आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, आप पे कुछ मारिया मेमन के हवाले से, मुझे नहीं पता इनमें कितनी सदाकत है। ये मैं सोशल मीडिया के चीज़ों की ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ कि जी फिर मुश्किलें हैं कि इसने प्रोग्राम नहीं करना, इस पर क्रिटिसाइज नहीं करना। ये आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, अब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, क्या मामले क्या है? देखें, ARY के मामला पर वज़ीर इत्तलात कैसे गुफ्तगू कर सकता है, ये तो आपको ARY से पूछना चाहिए। मैं जानता हूँ काशिफ अब्बासी जो है वो एक सीजन्ड एंकर हैं और रहे हैं, और माजी में भी हर तरह की हुकूमतों में, तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ कि आपके इल्म में है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। और सोशल मीडिया पे क्या आया है, सोशल मीडिया पे तो गधे को घोड़ा साबित किया जाता है और बतख को मुर्गी बताया जाता है, तो उस पर अगर चलेंगे तो यहाँ पर तो जितना बड़ा आप झूठ बोलें, जितनी आउटरेजस किस्म की बात करें, आपकी व्यूअरशिप ज्यादा है, आपको रोकड़ा ज्यादा मिलता है। आप ट्विटर पे काफी फाल है। था। कब से? अब मेरे ख्याल में पिछले 2-2.5 महीने में मैं खासा गैर फाल। पिछले 2-2.5 महीने? लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से पहले आपने मुझे ट्विटर पे क्यों ब्लॉक किया हुआ है? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि कभी आपके साथ मेरी कोई मतभेद हुई हो, तो हम ऐसा करते हैं जी, अभी कर देते। थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा सोलंकी साहब। देखिए, एक यही फर्क होता है वैसे आपस की बात है, जर्नलिस्ट और एक सीनियर तरीन सहाफियों में इनका शुमार होता है, और अगर आप आज वो इस पोस्ट पर है, और जिस तरह से मैंने शुरू में ये बात की थी कि मैं इमरान खान का नाम ले रही हूँ, ये क्रेडिट भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब को ही जाता है। मैं एक बहुत कमजोर आदमी हूँ, कमजोर डोमिसाइल से, मेरी क्या मजाल है कि मैं किसी, चले आपने सिफारिश कर दी होगी। मुख्तसर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, माइनस अगर हम PMLN की बात करें, मैं माइनस PMLN की बात क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त तमाम ही जमातें जो हैं, चाहे वो अपने वक्तों में अपनी बहुत बड़ी सियासी मुखालिफ रहे हों, लेकिन इस वक्त लाइक माइंडेड तस्वर हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि तमाम के तमाम माइनस PMLN तमाम सियासी जमातों को ये शिकवा है, ये गिला है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तमाम उन सियासी जमातों को ये नजर आ रहा है कि कोई स्पेशल प्रोटोकॉल, स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है PMLN के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ, और शायद यही वो सर्कमस्टेंसेस है जिसके बिना पर PTI जो थी वो जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर तक चल के चली गई, या उनके ऑफिस चली गई उनसे मुलाकात करने के लिए। नाज़रीन, ये एक बहुत माजरत के साथ, लेकिन ये शायद बुरा लगे PTI के लोगों को, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक है। कहते हैं ना कि उतने ताल्लुकात ज़रूर रखो जो इतने वक्त पढ़ने पे काम आ सके। हम जब ये शिकवे करते थे और हम जब ये प्रोग्राम से बात करते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, राब्ते होने चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त के, आज वो जेल में है, कल जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो किसी से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे। तो बहरहाल उम्मीद है कि 90s की पॉलिटिक्स से PMLN और पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ सीखा, तो अब की पॉलिटिक्स से PTI ने बहुत कुछ सीखा होगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद साहब मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं, फॉर्मर SSCM इंफॉर्मेशन एंड PR फॉर्मर सेनेटर भी हैं। सैयदा शैला रजा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सेनेटर हैं JUIF के और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बैरिस्टर सैफ साहब, आपसे इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ कि आखिर वो ऐसी कौन सी ज़रूरत थी, ऐसी कौन सी चाहत थी जो आपको बिल आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर लेकर चली गई?
देखें, जरूरत और चाहत से पहले अगर मैं इस बात की जुर्रत करते हुए आपकी खिदमत में यस करूं कि जो सिनेरियो आपने पेश किया वो बिल्कुल गलत और बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस, आपका आउट ऑफ फोकस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि न चाहत है, न जरूरत है, इखलाकियात है, समाजियात हैं, इस माशरे की बाज रिवायात हैं। और वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की खुशदामन का इंतकाल हुआ था कुछ दिन पहले। हम उनके इंतकाल पर हमने जाती हैसियत में उनसे फोन पर भी ताजियत की थी, उनके लोगों के से जाती तौर पर भी ताजियत की थी, और कल हमने बाकायदा पार्टी के एक वफद की शक्ल में जाकर वहां ताजियत की और फातिहा ख्वानी की। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। अगर हमने सियासत में मुझे जो याद है ना, नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, कोई ताजियत नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब की एहलिया का इंतकाल हुआ, कोई ताजियत नहीं हुई। लेकिन बहरहाल चले ठीक है, आपका राइट है, आप इसको जो भी नाम दे दें। नहीं, मेरा राइट है, मुझे भी राइट है ना। देखिए सवाल नादिया, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपके प्रोग्राम में आने से पहले भी कहा था कि मुझे बात पूरी करने दिया करे। ये मेरी बड़ी आपकी तमन्ना, मतलब वो है, मिन्नत है मेरी, ताकि मैं बात पूरी कर सकूं। वरना लग ये रहा है कि जैसे हम डिफेंसिव पे हैं और आप जो बोल रही हैं वही है, हमारा नुक्ता नजर गलत है। मैं आपको बताऊं, अब आपने नवाज शरीफ साहब की वालदा की बात की, नवाज शरीफ साहब की बात की, कुलसूम नवाज साहिबा की जब इंतकाल हुआ तो असद कैसर स्पीकर को, उस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा असेंबली थे, वो हमारी तरफ से एक डेलीगेशन के साथ उनकी नमाज जनाजा पे गए थे और ताजियत की थी बाकायदा उनके साथ। अमीर हैदर खान होती, जो खैबर पुख्तूनख्वा के एनपी के वजीर आला थे, जब उनके वालिद मोहतरम आजम खान होती साहब का इंतकाल हुआ, हमारा बाकायदा एक वफद गया था। अब अगर रिकॉर्ड आपको इल्म नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम जाते हैं, ये हमारी सूबे की रिवायात हैं। मौलाना साहब हमारे सूबे से ताल्लुक रखते हैं, पश्तून है। नहीं, एक मिनट चले नहीं ना, बात सुने ना। हम गए, हमने ये सब कुछ किया रिवायात के तहत, इस्लामी भाईचारे के तहत रह गई, और कोई सियासत पर बात नहीं हुई। रह गई बात ये कि एक सियासी जरूरत या चाहत जब वो होगी तो वो हम आपको बताकर और टीवी कैमरों के सामने नहीं जाएंगे, वो फिर हम छुप के जाके चले जाएंगे और मौलाना साहब के पांव में बैठ जाएंगे, उनको कहेंगे जी हमारी जान छुड़ा लें। लेकिन ये ऐसी कोई मौका ना आया है, ना अल्लाह की फजल से आगे आए। चले, हो गया, आपको पूरा टाइम दिया मैंने, अब नाराजगी तो नहीं है? इजाजत है? नहीं, नाराजगी नहीं है, बस बात पूरी करने दिया करें, फिर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। सर मैंने बात उससे भी करने दी थी, आपने बात, आप खामोश हो गए थे, मैं समझी आपने बात मुकम्मल कर ली। आपने कहा मुकम्मल करनी है, मैंने आपको पूरा टाइम दे दिया। चलें अब आगे बढ़ते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, हम तो इस खुशफहमी का शिकार हो गए थे कि सियासत की में नफरतें डालने के बाद कुछ सीख लिया होगा, टोटली सियासी जमातों को कतई ताल्लुक करके इस हद तक आगे जाके कि हाथ भी नहीं मिलाना, शक्ल भी नहीं देखनी, जहां वो हैं वहां भी नहीं जाना, शायद वक्त ने कुछ सिखा दिया होगा। लेकिन टोटली डिनाइल आ गया है बैरिस्टर साहब का। उन्होंने कहा ना ऐसी कोई चाहत है और ना इंशाअल्लाह ताला ऐसी होगी। हम तो सिर्फ एक मकसद के लिए गए थे, यानी जो दुश्मनियां हैं, सियासी दुश्मनियां, जिनको दुश्मनियां बनाया गया है, वो जू की तू है, तो यानी बर्फ कोई नहीं पिघली। देखिए, अब हमारे यहाँ जो है वो थोड़ी सी इखलाकियात इस बात के हवाले से रही है कि कोई हमारे घर में आए और ताजियत के बहाने आए, ताजियत के लिए आए, ठीक है, तो हम उस हवाले से बात नहीं करते। ये आए थे, ताजियत इन्होंने की, ताकि मैं खुद मौजूद नहीं था, इसके अलावा कोई और कोई बात हुई है या नहीं हुई मुझे पता, क्योंकि मौलाना भी सुबह से मॉर्निंग कोयटा जा रहे हैं, खुद कोयटा के रास्ते में, तो आए इन्होंने मौलाना की में माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, और ताजियत की ये भी बहुत अच्छी बात। हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, समाजी ताल्लुकात के हवाले से भी, सियासी ताल्लुकात के हवाले से भी। मगर एक ऐसा मैसेज जो ना, वो आपने ट्वीट देखा होगा कैसर साहब का, कि ये मुलाकात जो है वो इमरान खान की इजाजत से थी। जी बिल्कुल, या उनकी रजामंदी शॉट है उनका, उन्होंने बोला है, पूछा था साहब ने, उनका बिल्कुल। हाँ, तो कोई गैर सियासी जो मुलाकात होती है, पार्टी लीडर की रजामंदी उसमें नहीं रिक्वायर्ड होती। मैं शायद के भी अगर मेरे ताल्लुकात हैं तो वहाँ के लिए जाता हूँ या किसी और उनके खुशी गम में शरीक होता हूँ, तो मुझे उसमें मौलाना साहब की परमिशन की, कंसर्ट की जरूरत नहीं हुआ करती। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसमें मुल्क का भला हो, खैर हो,
मुल्क के लिए इसमें गुशाइनस नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह करता कि अब तो माजी की बात है, अब वो रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, मगर अगर ये मुलाकातें पावर में होते हुए होती, लोग पावर में होते हुए जो है वो दुरुस्त हो जाते तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं इस समय मेरे पास JUIF है, PTI है और पीपल्स पार्टी है। मैं अगर इनको इन तीनों जमातों को लाइक माइंडेड कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तीनों को ये शिकवा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और तीनों को ये शिकवा है। बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो बरमला कहा कि जी नवाज शरीफ को लाडला प्लस भी किया और उसके साथ साथ पूरे जो अरेंजमेंट है सिलेक्टेड वाली बात भी एक दफा कर ली। और यहाँ पता कि जो राना फारूक पीपल्स पार्टी के कायम मकाम पंजाब के सदर है, उन्होंने तो कहा कि माइनस PTI इलेक्शन ही अब मैं काबिल कबूल नहीं होंगे। शैला रजा साहिबा से जानती हूँ। शैला रजा साहिबा, आपको क्यों ये शिकायत है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही दीगर जमातों की तरह? अच्छा, अब ये बातें बड़ी खुल के सामने आ चुकी हैं और इस पर बहुत दफ़ा बात भी हो चुकी है और अब सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नज़र आ रहा है। तज्ज़िया निगार जो हैं वो बात कर रहे हैं, माहिर क़वानीन बात कर रहे हैं कि किस तरह से तरजीही बुनियाद पर नवाज़ शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि देखिए, तमाम मज़ाहिब जो हैं उसमें ये इखलाकियात, ये दर्स है कि भाई किसी के यहाँ गम हो तो आप ज़रूर जाएं, खुशी में उसकी मर्ज़ी है। और एक वक्त था कि PTI के लिए उल्मा मैदान में आए और उन्हें बताया कि सूरह अल हुजरात में क्या तर्जुमा है कि आप जो हैं वो लोगों के नाम ना बिगाड़ें और उनको जो उनके नाम है उनसे बुलाएं, क्योंकि जिस नाम से ये लोगों को पुकार रहे थे, नाम बिगाड़ रहे थे और एक अपने तय तज़हीक कर रहे थे उनके नाम रख के, उनके लीडर भी। तो उसके बाद अचानक रिवायात का याद आना या उनको समझना जो है वो ब्रेक के बाद हुआ है। तो अच्छी बात है जिसको जिस वक्त जो बात समझ आए और मुल्क में रवादारी की फ़िज़ा रहनी चाहिए। अच्छा, तो क्या शैला साहबा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई मुलाकात पीपल्स पार्टी और PTI की भी उम्मीद करूं कि उनकी भी हो सकती है, क्योंकि जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले, फिर फजलुर रहमान साहब से ये वक्त मिला, ऑल्दो कि दिस इज वेरी गुड साइन। मैं तो उसको अप्रीशिएट करती हूं। एक बात मैं कहना चाहूँगी, आपने राना फारूक की बात की। देखिए, जो 9 मई का वाक़या है उसकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। उसमें शामिल लोगों के लिए कोई किसी किस्म की रियायत की बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल एक खुली मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। वो तो हाँ बिल्कुल जाहिर है, कोई नहीं करता। लेकिन इसके अब अगर अदालत ये समझती है कि भाई इस पार्टी को इलेक्शन में जाना है, तो जो उसके मुजरिम हैं 9 मई के, आप बेशक उनको पकड़ें, बेशक उनके साथ कुछ भी करें, हमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि इस पार्टी ने 9 मई के अलावा जो एक बहुत बड़ी बात की, इंटरनेशनल फोरम पे वो बात की गई कि अगर IMF से माहिदा हो जाए तो वज़ीर ख़जाना जो इनके थे, उन्होंने कहा कि पंजाब के वज़ीर ख़जाना और KP के वज़ीर ख़जाना उस पर अमल ना करें। ये बहुत बड़ी साजिश की बातें हैं। तो ये लोग अलग हैं, लेकिन पार्टी तो अलग है ना। अगर पार्टी है और वो लोग जो 9 मई में मुलव्वस नहीं हैं, वो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कोई जलसा करना चाह रहे हैं, कोई कन्वेंशन कर रहे हैं, या तो आप मार्क कर दें कि ये सारे के सारे अदरवाइज उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हाँ, मैं इसीलिए लाइक माइंडेड पार्टी कह रही थी कि इस सब तमाम के वो जमातें जिनको शिकवा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, जिनको ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई अलग ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अच्छा बैरिस्टर सैफ साहब, अब मामला चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का ना मिलने का है, डेफिनेटली जो आपकी जमात के साथ हो रहा है गैर एलानिया हो रहा है। मतलब एक तो होता है ना, ये पाबंदी है, अनाउंस्ड है नहीं है, अनअनाउंस्ड पाबंदी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने नहीं दी जा रही। अलीमा खान साहिबा ने आज एक बात की, उन्होंने कहा ये लंदन प्लान नहीं है, लंदन एग्रीमेंट है, और ये जिक्र इमरान खान साहब ने किया है। सर आपके इल्म में है ये लंदन एग्रीमेंट क्या है और किसके माबैन हुआ है? लंदन एग्रीमेंट का मुझे कोई पता नहीं है। लंदन एग्रीमेंट तो यही है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसके बारे में सियासी पार्टियां, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बाकी पार्टियों ने भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि शायद नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए
लंदन में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है और उस अंडरस्टैंडिंग के तहत उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है और उनको पाकिस्तान पर एक बार फिर मुसल्लत करने के लिए कोशिश की जा रही है। और इसीलिए हमारी अदालतें भी इतनी बेताबी से उनके इंतजार में बैठी होती हैं कि उनकी तरफ से कोई पिटीशन आए और उसको रिलीफ दिया जाए। और सरकारी चैनल्स पे भी, सरकारी टीवी पे भी, सरकारी इदारों की तरफ से भी उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बस नहीं चलता, वरना उनको वजीर आला तो क्या वजीर आजम की गाड़ी का प्रोटोकॉल भी दे दें, उनको सब कुछ दे दें। तो लग तो इसी तरह ही रहा है। वफाकी काबीना में भी इस वक्त निगरान काबीना में उन्हीं के सपोर्टर्स बैठे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कुछ अर्सा पहले ये बात की थी और दीगर पार्टियों ने भी की, और हम भी यही बात कर रहे हैं कि ये एक प्लान के तहत इनको इम्पोज किया जा रहा है पाकिस्तान पर। ठीक है, लेकिन अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी बैरिस्टर साहब, क्योंकि आपको किस तरह से आप इलेक्शन में जाएंगे? अभी कहा है कि जी 28 जनवरी को इलेक्शन हो सकते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली मेरे प्रोग्राम में कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही इलेक्शंस होंगे। तो इसका मतलब ये इलेक्शंस तो अब हो जाएंगे। अगर आप निकल ही नहीं पा रहे, आप लोग रुपोश हैं, अंडरग्राउंड है, निकलते हैं, पकड़े जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं, धावा बोल दिया जाता है, तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे? इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे, जितने भी सख्त हालात होंगे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इन हालात का मुकाबला करेंगे, और जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको उस वक्त उनके साथ देखा जाएगा। जहां तक हमारा ताल्लुक है इस किस्म की कानूनी रुकावटों का, तो अदालतों में हमारे केसेस ज़ेरे समाअत हैं। अल्लाह करे अदालतों को अल्लाह ये तौफीक दे कि वो हमारी दरखास्तें भी पढ़कर उन पर भी कोई फैसला करें। लेकिन बहरहाल मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और नताइज हासिल करेंगे इंशाल्लाह। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। कमरान मुर्तज़ा साहब, ये जमात है, चलो समझ पीटीआई का समझ में आता है, पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, चलो उनके उससे भी लव एंड हेट रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ कह ले, कभी नाराजगी हो गई, कभी गुस्सा हो गया, फिर अपने आप को कहा कि जी हम हुकूमत नहीं है, हम तो इत्तेहादी हैं वगैरह वगैरह। लेकिन JUIF तो शाना बशाना, बल्कि पीडीएम के तो लीडर जो थे सरबराह वो मौलाना साहब थे, शाना बशाना नून लीग के साथ थी। उसके साथ क्या हुआ कि उसको भी वाकई ऐसा लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? कुछ दिन पहले मौलाना साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी कोई अगर चाहे कि हमें इलेक्शन से बाहर रखे तो ऐसा नहीं हो सकता। कौन, आपके साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है? देखिए, शाना बशाना थे या मौलाना साहब से आगे थे? मतलब जमात के, मेरा मतलब ये था कि नून लीग, जब मैंने तो कहा वो सरबराह थे, लेकिन नून लीग और JUIF की बात कर रही हूँ कि शाना बशाना थे। मैं उसी में शाना बशाना की बजाय मैं आपके फिक्र की जरा तस्वीर कर देता हूँ कि मौलाना शायद उसमें इस मामले में सबसे आगे थे और लीडिंग रोल था उनके पास। बहरहाल इस वक्त जो हमारी फीलिंग ये है कि हम सबसे ज्यादा मुश्किल जो है सूरत हाल में हमें डाला गया। अच्छा। हमारे 84 लोग एक जगह पे बाजोड़ में शहीद हुए, 200 लोग जख्मी हुए, यानी 300 की कैजुअलिटी। अहमदुल्ला पे हमला हुआ, कोयटा से मसलूम जाते हुए, अल्लाह ने उनको बचाया। बहरहाल अगर मारने वालों ने मारने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। सरदार उनके साथ 3-4 लोग मर गए, ये रिसेंट है, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। तो शावर गए मौलाना साहब जिस दिन कॉन्फ्रेंस में चंद हफ्ते पहले, उसमें जो है ना वो थ्रेट थी और थ्रेट हम तक कन्वे हुई। अब कोयटा जा रहे हैं, मुझे बजाते खुद वो थ्रेट की जो ना वो मैसेज जो कन्वे हुआ और वो फिर आगे मौलाना साहब को कन्वे हुआ, और उसके बाद जो है वो बहुत सारी सरगर्मियां कोयटा की जो है उनकी महदूद कर दी गई हैं और इंतहाई मतलब हमने अपने आप को सियासी मामला में वहाँ कोयटा में अपने आप को कर दिया। लेकिन ये तो दहशतगर्दी के मासद के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात का सामना पूरे मुल्क को है। ये दहशतगर्दी सिर्फ हम पे क्यों हो रही है? अल्लाह किसी और पे हो, और कोई एक बंदा भी छोटा जख्म मिले। शैला रज़ा साहबा, अब मुझे बताएगा कि मुस्तकबिल करीब में एक इत्तेहाद तो पीडीएम बना था ना, कि जी बेशक आप लोग बाद में निकल गए थे, पहले थे कि जी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का, और आपने कामयाब भी किया। 16 माह आपने गवर्न भी किया, आपने रूल भी किया, गवर्न नहीं किया रूल तो किया। तो अब भाई क्या आगे पीटीआई, JUIF, पीपल्स पार्टी इस किस्म का लाइक माइंडेड का कोई और इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद बन सकता है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और इलेक्शन सर पर है? कोई मूव हो सकती होगी कि हो, लेकिन ये बहुत बड़े फैसले हैं
और इस पे मैं नहीं राय दे सकती कि ऐसे हो सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने सबसे पहले इस पे ये आवाज़ उठाई, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरी पार्टीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई। अब ये पार्टीज़ पे है कि वो अभी तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया जाए। सिर्फ ये कह देना कि 28 तारीख को हो जाएगा, ये सही नहीं है। और कौन से सन की 28 तारीख, या ये कह देना कि अपने वक्त पे होंगे। वक्तों में पता है 8 बजे से 5 बजे तक का होता है, लेकिन किस सन को होंगे? नहीं 2024 की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं। IMF की किस्त मिलनी है, जब तक शेड्यूल नहीं आएगा, डेट अनाउंस होगी तो IMF की किस्त मिलेगी और इंटरनेशनल। देखिए जब तक शेड्यूल नहीं आएगा, आपको अभी भी शक है? जब तक शेड्यूल नहीं आएगा हम मुतमईन नहीं होंगे। आपको अभी भी शक है कि ये इलेक्शन मजीद पोस्टपोन हो सकते हैं, जनवरी से भी आगे जा सकते हैं? बात शक की नहीं है, मैं शेड्यूल मांग रही हूँ जो मेरा राइट है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पोस्टपोन हो सकते हैं? बस मुझे लगता है और सबको लगता है, और सबको ऐसा लगता है कि किसी पार्टी को रिलैक्स करने के लिए देर से किए जा रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, तो इतना तो रिलैक्स कर दिया, मजीद कितना रिलैक्स करना है? जितना दिल चाहे, जैसे पहले होता था। अदालतें पहले भी इंतजार करती थी, 2 घंटे बढ़ा दिया, 3 घंटे बढ़ा दिया, 4 घंटे बढ़ा दिया, 5 घंटे बढ़ा दिया, एक दिन में जमानतें हो जाती थी। बस अब किरदार बदल गया है, अब भी यही हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, कैंपेन सारी पार्टीज करें अपनी, जिसको नहीं हक है उसके लिए फैसला आ जाए, और सब अपने कैंपेन करें, और फिर अवाम जिसको चाहे वो हुकूमत बनाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बैरिस्टर सैफ साहब, जरा आप अपनी राय दे दीजिएगा इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है 28 जनवरी एक टेंटेटिव डेट दी है, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि जनवरी के लास्ट वीक। लेकिन आपके भी शकूक व शुबहात कायम हैं, या आपको लगता है कि अब हो जाएंगे? इस वक्त इलेक्शन कमीशन हर वो काम कर रहा है जो उसका मैंडेट नहीं है, और हर वो काम नहीं कर रहा जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को आईन में जगह दी गई है और इसको बनाया गया है। इलेक्शन करवाना इनका काम है। अभी तक सिर्फ हमें इतना ही पता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इनका इरादा है इलेक्शन कराने का। अब वो आखिरी हफ्ते से कौन सी तारीख मुराद है और उस तारीख का शेड्यूल, जैसे शैला साहिबा ने बात की, वो एक इम्पॉर्टेंट कानूनी रिक्वायरमेंट है। जब तक वो नहीं आती तो इलेक्शन हवा में है। दूसरी बात यह है कि अब आपने कहा कब शेड्यूल आएगा, या मैं क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से टेलीफोन कॉल नहीं जाएगी कि जी अब मैं तैयार हूं इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि सारी अपीलें मेरी मंजूर हो गई हैं, मैं बिल्कुल बरी हो गया हूं, मेरे ऊपर अब कोई केस नहीं है, उस दिन इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। तो फिर अनाउंस भी वही कर दे? नहीं जी मैंने कहा फिर तो अनाउंस भी वही कर दे। बहरहाल मैं आपको इतना बता दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के इत्मीनान पर ही इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मुनहसर है, बस इतनी सी बात है। फिर अच्छा ठीक है, ठीक कामरान मुर्तज़ा साहब ये बताएगा कि मौलाना साहब के तो बड़े राब्ते, फ्रिक्वेंट राब्ते रहते थे, नवाज शरीफ साहब से भी टेलीफोन कॉल्स भी होती थी। क्या आपके इल्म में ऐसी कोई बात उस वक्त थी कि समथिंग इज कुकिंग अप, कि जी कोई एग्रीमेंट, कोई प्लान, नवाज शरीफ साहब को इस तरह से लाया जाएगा, उनको मुल्क का चौथा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, उनके केसेस इस तरह से ख़त्म होंगे, मैदान साफ होगा? देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब किसी प्लान के तहत 2018 में तो प्लान के तहत जो ना वो किसी को लाया गया और कर लिया था जो कुछ। अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा, और अगर करने की कोशिश की गई तो ये सेटअप तो फिर भी चलेंगे। घिसट के जो है 5 साल चल गया, फिर उसके बाद शायद 5 महीने भी ना चल पाए। अगर किसी के ज़हन में इस तरह की बात है कि इस तरह कोई प्लानिंग करके और किसी पार्टी को मेजॉरिटी दिलवा दी जाएगी या किसी को वज़ीर आज़म। सर तो आपको दिख नहीं रहा, आपको महसूस नहीं हो रहा ये सब चीजें जिस तरीके से हो रही हैं? देखिए उसमें ये सारा कुछ जो अदालतों के हवाले से अगर बात कर रही हैं तो अदालतों के नहीं, अदरवाइज भी सर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर यूके में उनको सी ऑफ करते हैं, यहाँ पर जिस तरह से सिस्टम उठ के इस्लामाबाद में जाते हैं, स्टेट गेस्ट हाउस में, वहाँ पे लाउंज में वो बैठते हैं, कमिश्नर लाहौर उनके पास आते हैं, प्लस CCP उनको सल्यूट करते हैं। मतलब यू जस्ट काउंट नेम इट, सारा कुछ हो रहा है।
आज उन जैमर्स वाली गाड़ियां मिल जाती हैं जी। थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान में ये सलूक पीपल्स पार्टी से शुरू हुआ था। ओके। ये मेरी बहन जो है वो इस बात को डिनाई नहीं करेंगी, बल्कि हमारे सीएम साहब ने खत भी लिख दिया था जरदारी साहब को, फिर उसके बाद वो खत विड्रॉ कर दिया। अब तो उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टी जिनका आप नाम ले रहे हैं, मतलब वो प्रोटोकॉल जो अब नवाज शरीफ को पहले पीपल्स पार्टी को मिल रहा था, तो फिर क्या हुआ? कभी नहीं मिला। नहीं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप भले हमारे जो ना एमपी से और मिनिस्टर से और इवन चीफ मिनिस्टर से चेक कर लीजिएगा, साबिक चीफ मिनिस्टर कभी नहीं मिला। हर जमाने में वैसे ये बात तो है कि पीपल्स पार्टी की बात बनते बनते बिगड़ गई। नहीं, कोई नहीं बनते बिगड़ी। हमारे यहाँ की सियासत जो है ज़ियाउल हक के बाद कोई नजरियाती तो रह नहीं गई जब से गैर जमाती इलेक्शन हुआ था। अब इलेक्टेबल उठता है, धूल सुबह को रात लगाता है, उधर चला जाता है। इस पे जरा कल आप समझते हैं कि इस्तेकाम पार्टी की बात बन रही है? नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि इस्तेकाम पार्टी की बात बन रही है इस तरह से? देखिए, ये बहुत सारी पार्टियों की बात जो है ना वो इस तरह से चल रही होती है, मगर अल्टीमेट क्या होगा वो क्या एक दो चार दिन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, चैनल आपका भी, बैरिस्टर सैफ साहब आपका भी। और इलेक्शंस की आमद है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जमातें सरापा एहतजाज हैं मां सिवाय नून लीग के। तो फिर तो जो लोग बातें कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।